नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव बेहड़ी बेगमपुर में और विधानसभा क्षेत्र है पुरकाजी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी। तो देश प्रदेश के ताजा हालात पे उनके साथ हम चर्चा करेंगे और साथ ही चूंकि लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि इस बार विनय रतन पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो विनय जी, आज देश और प्रदेश की राजनीति में जो हालात हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण आज जो त्योहार है बकरा ईद जो आज है उसकी समस्त देशवासी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि ये आज का दिन जो है ना बहुत अमन और शांति के साथ गुजरेगा। देखिए, देश में जो चर्चाएं होनी चाहिए, देश को आप समझिए, देश बनता कैसे है। देश बनता है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था से, वहाँ की मजदूर किसान की आय का बढ़ने से, वहाँ में अमन शांति से और न्याय से। आज देश बन रहा है भुखमरी से, बेरोजगारी से, धार्मिक उन्माद से, हत्याओं से, बलात्कार से, इससे। और हम क्योंकि देश के लोग हैं तो हमें देश को बनाने में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए, जो सही है उसके पक्ष में बोलना चाहिए। आज देश एक दोहराए पर खड़ा है। जाति धर्म के नाम पर बड़ा उन्माद है। अभी अलीगढ़ में आपने देखा कि चंद थोड़ा सा मीट था, उसे लेकर पहले खूब पीटा गया। उन्होंने उन मुस्लिम साथियों ने अपनी पर्ची दिखाई कि भाई ये मीट जो है गाय का नहीं है, फिर भी उनको खूब मारा पीटा गया, खूब जितना भी हो सकते थे। ये धार्मिक उन्माद है, ये गलत है। ठीक, तो इस व्यवस्था को तोड़ा कैसे जाए, कौन तोड़ेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर भगत सिंह उस समय ये सोच बैठते कि मेरी उम्र कम है और मैं ना लड़ू, अशफाक उल्ला खान ये सोच बैठते भाई हम क्यों लड़े, खुदीराम बोस, करतार सिंह साहब भाई सोच बैठते कि हम क्यों लड़े, तो क्या देश आजाद हो पाता? तो मैं युवाओं से भी ये कहता हूँ, देखिए इस देश की व्यवस्था जो है वो हम ही लोगों को बनानी है और हमें खड़ा होना है, बुजुर्गों से बातचीत करनी है, देश कैसे व्यवस्थित होगा ये सोचना है। और जब तक ये सोचा नहीं जाएगा तो व्यवस्था बदलेगी नहीं, व्यवस्था बदलती रहनी चाहिए। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात बने उसके बाद सीज फायर हुआ, उसको लेके चंद्रशेखर आजाद जी भी अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। और 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने कहा भी ट्रम्प साहब का फोन आया और मोदी जी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और मोदी जी ने 2 दिन पहले ही बयान दिया कि पीओके भारत का होकर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की सेनाओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है सम्मान बचाया। जो 26 साथियों की हत्या हुई, और इसमें मैं बिना निसंकोच कहता हूँ कि हत्या ही है वो। अगर सुरक्षा व्यवस्था सही होती, जहाँ जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर प्रशासन है, फोर्स है, वहां क्यों नहीं था? बड़ा सवाल है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं। हमारी 2 बेटियों ने जाकर के अपना पराक्रम दिखाया। ठीक, बीजेपी के एक नेता ने एक बेटी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण चीजें कि हम भारत के लोग हैं, हमारे घर का फैसला कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। ट्रंप को हमारे घर का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश की आबादी 150 करोड़ है। ठीक, और अगर मोदी जी उनके फोन पर वो हिल करके एकदम से सीज फायर कर देते तो गलत था, ये गलत था। आज तक हम कभी पाकिस्तान के सामने झुके नहीं हैं। हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। सारे उलेमाओं ने, सारे राजनीतिक दलों ने, सारे सामाजिक संगठनों ने माननीय मोदी जी को सहयोग किया, समर्थन किया कि आप जाओ और जाकर के अपना पूरा बदला लो। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि इस बार पाकिस्तान हम पर हंसा है। मैंने देखा उस रात जो न्यूज चैनल चल रहे थे, उन्होंने कहा इस्लामाबाद लूट लिया, हम लाहौर का बेस कैंप तबाह कर दिया। उसके 10 मिनट बाद पाकिस्तानियों की वीडियो डाल दी है कि हम देखिए लाहौर का बेस कैंप तबाह हो गया और हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें मैं सही मायने में कई साल बाद उस रात मेरी आंखों में आंसू थे कि देखिए देश देश है। बाबा साहब ने कहा कि हम भारत के लोग, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अब मैं तो स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर हम 2 करोड़ आम जनता मर जाती है इस लड़ाई में तो हम तैयार हैं। सबसे पहले बम हमारे घर पे गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब दो कि जो 26 भाइयों को मारा है, जो बहनें विधवा हुई हैं, जिनके भाई गए हैं, उनके घर की क्या स्थिति, वो बहनें रोते हुए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी मुझे एक साथी ने पूछा, क्योंकि आपका भी सवाल रहेगा, सिंदूर वाला मामला, कि मोदी जी ने कहा रगों में सिंदूर बहता है। हो ही नहीं सकता, ऑथेंटिक चीजें हैं। आपकी रगों में, मेरी रगों में, जानवर की रगों में, सबकी रगों में खून ही होता है, सिंदूर हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी जो है ना, वो सिर्फ जो है मजाक हम लोगों का बना रहे हैं। लगातार लगातार मजाक बनाते जा रहे हैं। हम
हम मौन है। भाई मोदी जी ये भी तो बताएं रोजगार की परिस्थितियां क्या हैं। मोदी जी ये भी तो बताएं किसान खेती के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि कार्ड का जो वो है वो माफ किया जाएगा, जो पैसा है आज तक माफ नहीं हुआ है। मेरे पिताजी ले गए तो आज तक माफ नहीं हुआ है। मैं दूसरी बात क्या करूं? समझिए ना, वादे करना आसान है, वादों को निभाना मुश्किल है। और जो नेता वादा नहीं निभा सकता उसका नेता बने रहना उचित नहीं है। भारत की जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए और जवाब देकर के बताना चाहिए कि देश पहले है, तुम बाद में। चर्चा ये भी चली थी कि भाई आप बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाओगी। देखिए, सिंदूर हमारे देश में एक आस्था का केंद्र है, एक धर्म की पूरी आस्था है, ठीक। या मैं ये कहूं जो धर्म से बाहर भी शादी विवाह है उनमें भी उस सिंदूर की मान्यता है अपनी, ठीक। मैं अपनी बहन को सिंदूर कैसे दियाऊंगा? मैं अपनी माँ को सिंदूर कैसे दियाऊंगा? भाई भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में सिंदूर की व्यवस्था पति सिंदूर लाता है। आपने देखा होगा शादी होगी तो पति सिंदूर लाएगा, माँ बाप सिंदूर लेकर नहीं रखते, पति सिंदूर लाएगा और पति ही अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरेगा। तो क्या हम संस्कृति को बचा पा रहे हैं? ये अपमान नहीं है? ये देश के लोगों का अपमान नहीं है? बड़ा अपमान है। ये भाजपा जी को सोचना चाहिए। जैसे वो बहन एक हमारी कर्नल है, उसके विषय में बीजेपी का एक मंत्री इतना गंदा स्टेटमेंट देता है। भाई क्या मुंह से गाली निकलती है यार, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट क्या देना चाहिए था? शर्मनाक है। वो अभी तक बीजेपी का पदाधिकारी है। रामगोपाल यादव जी ने भी व्योमिका सिंह जी की जाति बताई। हाँ, देखिए ये जाति का देश है ना। एक व्यक्ति बहन को आतंकवादी कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति जाति बता रहे हैं। अगर तुम जाति बताना चाहते तो बताओ ना, उनकी सर्वश्रेष्ठता तो बताओ कि वो लोग कितनी मेहनत करके, कितनी बाधाओं को पार करके वहां तक खड़े हुए हैं। उनका जीवन परिचय लिखो आप किताबों में, वो पढ़वाओ सबको कि सोफिया कुरैशी ने इतनी मुश्किल से पढ़ाई कर और यहाँ तक पहुंची है। दूसरी बहन हमारी इतनी मुश्किल से पढ़ाई कर यहाँ तक पहुंची है। देखिए यहाँ जो देश में जो है ना, जाति पता नहीं क्यों प्रभावी हो रही है। जाति के आधार पर देश हमेशा नुकसान में गया है। और क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, बाबा साहब की पहली लाइन प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग और उनके मौलिक अधिकारों में सब समान है, कोई जाति ऊंची नीचे नहीं है। गलत आप करें, गलत मैं करूं, दोनों पर कार्रवाई होगी। अच्छा, पंचायत चुनाव आने वाले हैं और मैं विशेष तौर पर फोकस देख रहा हूँ कि जब जहाँ भी चंद्रशेखर भाई जा रहे हैं वो पंचायत चुनाव पर विशेष अ, निर्देश कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की है और क्या विशेष रणनीति आप लोगों ने बनाई है कि पंचायत चुनाव में आप लोग कामयाबी हासिल कर सकें? देखिए, विशेष रणनीति तो ये कि घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, समस्याएं पूछेंगे क्या है, सब चीजें पूछेंगे क्या है और बताएंगे कि लोकतंत्र की शक्ति क्या है, लोकतंत्र की ताकत क्या है। ये बताएंगे। हमारी समस्या का समाधान हमारा ही पास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीति वो व्यवस्था है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। ये जाकर के बताएंगे और कहेंगे कि आपने सब कुछ बार देखा है, बहुत सारी पार्टी को देख लिया, इस बार आप हिमालय में आजाद समाज पार्टी पर विश्वास करने का काम करें। उनके लिए खड़े होंगे, यही रणनीति है। आपके समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत गए, जीतने के बाद पता चला वो इस सत्ता की तरफ चले गए या विपक्ष की तरफ चले गए, धन के प्रभाव में चले गए, तो पार्टी तो फिर खाली हाथ रह जा। तो इस बार क्या कुछ विशेष रणनीति बनाई कि भाई इस तरह की चीजों को रोकने के लिए आप लोगों ने? ये मेरे जो कार्यकर्ता खड़े हैं ना, जब आप देखोगे इनके घर में मजदूर किसान है ये सब लोग टोटल, और बड़ी बड़ी पार्टियों के इनके पास ऑफर है। ऐसा नहीं है कि भैया आप आओ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आप देंगे। इनमें से कभी भी एक भी कार्यकर्ता हिलता नहीं है, ठीक। बीमारी मजबूत है। पिछली बार जो था वो शायद उपवाद था, इस बार उपवाद नहीं होगा, ठीक है। इस बार तो सही करना पड़ेगा प्रशासन को, सरकार को भी, वरना हम लोग खड़े हैं, ठीक। और हमने आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये क्या चीज है? आपको लगता है अगर बीमारी में आंदोलन पर निकले तो गलत होगा किसी के साथ कुछ? बताएंगे, चुनाव जीत लें फिर आपको बताएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार बनाकर दिखाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ी तैयारियां आप लोगों की चल रही है और हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मुलाकात हुई। उससे पहले आजम खान साहब को लेकर चर्चा चल रही है, मौर्य साहब को लेकर भी चर्चा शुरू होगी, जल्दी आप लोग साथ में आ रहे हैं और मजबूत होने वाली है आजाद समाज पार्टी। क्या वास्तविक स्थिति है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये बात कहूंगा, बहुजन समाज करे विचार, कब तक सहता रहेगा अत्याचार, ठीक है। शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अब एकजुट होकर के यहाँ की व्यवस्था को बदलने का काम करें। जो लोग यहाँ जाति धर्म के ऊपर लड़ा रहे हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए, उनको जेल ना भेजा जाए, उनको मारा पीटा भी ना जाए, लेकिन जो जाति पर लड़ा रहे हैं उनको समझाया जाए
कि जाति नहीं, धर्म नहीं, इंसानियत प्रभावी है, ये समझा जाए। और आप देखिएगा इस बार 27 के चुनाव है ना, वो चौंकाने वाले। चुनाव तो 22 का भी चौंकाने वाला होता। जी। आप जिस घर में जाएंगे, जिस व्यक्ति से पूछेंगे ना, भाई काम बहुत अच्छा करते हैं लड़के, काम बहुत अच्छा करते हैं लड़के, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये अभी थोड़ा सा, मतलब कि भाई हमारे पास प्रचार की व्यवस्था नहीं है, पहुंचने तक की व्यवस्था नहीं है, तो लोगों तक हमारा जो सही वर्क, हमारा जो सही काम वो नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए लोग थोड़ा सा, जनता थोड़ी सी इधर उधर रही। लेकिन इस बार हमारा काम जनता तक अपने आप ही पहुंच रहा है, तो इस बार जनता सजग है बीमार में आजाद समाज पार्टी के कंधे को मजबूत करने के लिए। कितनी विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस रहेगा? सारी उम्र रहेगा, जितनी विधानसभा सीटें यूपी में है, गठबंधन की व्यवस्था बनती है तो भी, नहीं बनती है तो भी, सारी विधानसभा सीटों पर फोकस रहेगा, सभी पर लड़ने का काम किया जाएगा। तो नींव क्या रखी जा रही है किसी बड़े गठबंधन की? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ आप लोग चले, आप लोगों ने हाथ भी बढ़ाए, लेकिन हमेशा चीजें नेगेटिव निकली बाद में। देखिए, कुछ भविष्य के गर्भ में चीजें हैं। अब मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फैसले जो है लोकतांत्रिक दृष्टि से होता है। जब हमारे यहाँ पर जो गठबंधन होगा वो भी एक कमेटी करती है, ठीक है, चर्चाएं चल रही है सब जगह, वो अच्छा है, किसकी कौन क्या करना चाहता है। पिछली बार भी हम चाहते थे भारतीय जनता पार्टी बैक हो किसी तरीके से, लेकिन उस समय की मौजूदा राजनीति के लोगों ने ये नहीं चाहा, तो हम तो अभी भी ये चाहते हैं, नए लोगों को मौका मिले, नई व्यवस्था स्थापित हो, नई सत्ता स्थापित हो, लोगों की उन्नति हो, जागृति आए, लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा रहे, यही चाहते हैं हम अभी भी, और अभी भी इसी के लिए काम करेंगे। लोकसभा में नगीना लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर आप लोगों ने बढ़िया जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में। तो मैं तो विशेष तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर विशेष तैयारी है आजाद समाज पार्टी की? क्योंकि ठीक है, आप कह रहे हैं 403 विधानसभा पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विशेष तैयारी तो कुछ ही विधानसभा सीटों पर होती है नहीं ना। ठीक है, सब बातें तो मैंने कहा, कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में भी है भाई, अभी इंतजार कीजिए थोड़ा सा, चिंता मत कीजिए, सब चीजें आपके सामने आएंगी। भाई ये समझिए कि जब आपके सामने आएंगे, परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे इस बार। जाति जनगणना को लेकर क्या कहें? हाँ बिल्कुल भाई, फैसले का शुक्रिया, लेकिन उसको कराएंगे कब? 5-7 पीढ़ियों के बाद कराई जाएगी क्या? अब तक तो जीए पास होकर के उसका काम शुरू हो जाना चाहिए था। अभी तो सिर्फ वो, मुझे लगता है कि वो सिर्फ टीवी में और क्या नाम उसमें चली है, टीवी और अखबारों में, कि भाई जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पता लगाना चाहिए ना किसका हिस्सा कितना है, कितना कौन बैठ कर खा रहा है। तो जातिगत जनगणना, मेरा कहना मोदी जी से है, भाई मोदी जी आप जो है फटाफट इसका आदेश दीजिए और इसकी शुरुआत कीजिए कराने की, घोषणा कीजिए भाई फलानी तारीख से शुरू हो जाएगी, हम जैसे लोगों को सुकून रहेगा। अब आपने तो कह दिया जातिगत जनगणना होगी, लेकिन होगी कब ये आपने बताया नहीं है, तो इसका समय पीरियड भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तय करना चाहिए, क्योंकि वही लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के वही लोग है ना जो कहते थे जातिगत जनगणना होगी तो आपसी फूट पड़ जाएगी, टूट फूट होगी, ये होगा वो होगा। ठीक, तो उन पर क्या भरोसा किया जा सकता, आप सोचिए, नहीं किया जा सकता ना। तो उनको समय बताना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना कब वो शुरू कराएंगे, तो हमें लगा कि वो सच बोल रहे हैं, वरना जुमले तो चल ही रहे हैं आजकल। चलो, आप आज पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में आए, बकरीद का त्योहार था, आप लोग आपने फूल भी बरसाए नमाज पढ़ के आ रहे लोगों पे, और कई महीनों से चर्चा चल रही है कि इस बार विनय रतन पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। कितनी तैयारी है आपकी पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की? देखिए, तैयारी तो कार्यकर्ता करते हैं, कार्यकर्ताओं की तैयारी होती है, वो बताते हैं भैया आइए। ठीक, और मैं पहली बार पुरकाजी नहीं आया, मैं लगभग पिछले कई सालों में लगातार यहाँ से नहीं गुजरता हूँ, तो पुरकाजी जरूर कर जाता हूँ। मेरा रूट ये दिल्ली जाना हो तो मुझे जाना होता है, ठीक, या मुझे कहीं भी किसी भी कोई स्टेट में जाना हो तो वो यहीं से पुरकाजी से होकर जाना पड़ता है, कि मेरे घर से रूट, चाहे मैं वाया रूट किया हूँ चाहे वायदे बनाऊँ, यहाँ से होकर जाना पड़ता है। तैयारी की बात, तैयारी तो मजबूत है हमारी, घर घर तक हम हैं, गली गली तक हम हैं, मोहल्ले मोहल्ले तक हम हैं, हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी हर समाज में है। जो भी ये समझता है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए वो हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी है, जिसका शोषण है वो हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी है। हम तो कहते हैं कि पत्रकारों का भी आज बड़े पैमाने पर शोषण है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, भाई वो भी हमारे पदाधिकारी है। भाई उनके लिए कोई बोले ना बोले, हम तो बोलते हैं, हमारे नेताजी बोलते हैं उनके लिए। ठीक, तो तैयारी तो आप सब लोगों को पता ही है, मजबूत है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी आपके सामने मैदान में होंगे, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो चुनौती तो बड़ी होगी विनय जी। नहीं, अभी तो ये भी नहीं पता वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, अभी पहले फोरकास्टिंग भविष्यवाणी ठीक नहीं ना। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया कि ये लोकतंत्र का देश है भाई, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार दिए गए हैं। भाई आपका मन करा तो आप भी चुनाव लड़ो, कौन मना कर सकता है आपको, बताइए।
ठीक है। और मंत्री जी अच्छी बात है, स्वागत करती है जनता उनका। भाई वो भी यहाँ के चुनाव लड़े तो जनता ने स्वागत किया। राजनीति काम पर बेस होनी चाहिए, व्यक्ति के चेहरे पर, व्यक्ति के नाम पर, उसकी पार्टी में नहीं बेस होनी चाहिए। और मुझे लगता है भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का बहुत मजबूत काम है, और मैं हमारे कार्यकर्ताओं का हमारा बहुत मजबूत काम है। ठीक है, हम महलों में तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन हाँ झोपड़ी तो पहुंचने का हमारा काम है कि झोपड़ी में जब कोई समस्या हो तो हम पहुंच जाते हैं। महलों में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां तो जब समस्या होती है तो लाइन लग जाती है नेताओं की, प्रशासनिक अधिकारियों की, तब तो झोपड़ी के लोग हैं साहब। तो कर दोगे पुरकाजी में बेड़ा पार? अभी पहले टीम तय करे क्या करना है, टीम को लड़ाना है नहीं लड़ाना है, टीम तय करे पहले। परिणाम क्या अपेक्षित है पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, जब दंगल होता है दो ही चीज होती है, हार या जीत। ठीक, और हमारी डिक्शनरी में हार का शब्द नहीं है भाई। हम या तो जीत कर जाएंगे या फिर सीख कर जाएंगे, दो ही काम हमारे यहाँ पे है। हमारा कार्यकर्ता सीख रहा है, जीत रहा है। आज सीखेगा कल जीतेगा, और आज जीतेगा तो फिर उससे भी सीखेगा। बड़े नेता कहीं जाते और कह रहे हैं मेरा दूसरा घर यही है, यही विधानसभा, यही लोकसभा, और आप भी कह रहे हैं जब भी मैं कहीं जाऊं निकल के जाऊं पुरकाजी से, तो मोहर क्यों नहीं मार देते इस बात पे विनय भाई? मैंने ये भी कहा ना कि देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैं नहीं बदल सकता। मैं डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं फूले पेरियार लड़ाई इन सबको मानने वाला हूँ, मैं बुद्ध नानक कबीर का वंशज हूँ। ठीक, व्यवस्था से अलग हटकर बीमारी में कोई आदमी कुछ करता ही नहीं है। आजाद चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़े थे तो चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी। पूरी टीम बैठी, टीम ने बाकायदा वो किया कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा था मैं सबको चुनाव लड़ाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब टीम ने उनको कहा तो उनको चुनाव लड़ाया गया। पहला चुनाव होता वो भी ऐसे हुआ था। तो हमारे यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। तो प्रत्याशियों का ऐलान कब तक होगा? क्योंकि बीएसपी की तो एक प्री पार्टी रहेगी, वो चुनाव से बहुत पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देती थी। क्या आप लोग भी? जिला पंचायत चुनाव सर्वे है एक, ठीक है जी, इस सर्वे में जिसका नाम उभर कर आएगा उसको जो है आगे को बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये रहेगा, क्योंकि हमने जब मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा तो एक व्यक्ति ऐसा था, मैं जब उसके चुनाव प्रचार में गया तो उनकी दीवार जो है, सामाजिक व्यक्ति बहुत मजबूत था, आंदोलन में मजबूत, किस साथ गलत हो गया वो खड़ा हो गया जाकर के, तो प्रशासन से लेकर सरकार तक हिलती थी। लेकिन जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि कच्ची छत गिरी है उनके पास, और उनकी छान का जो पिछली दीवार थी मिट्टी की वो नीचे गिरी हुई थी, और वहां पर डंडे लगे हुए थे, और खाट खड़ी करके वो वहां पर रह रहे थे। उधर एक साइड में उनकी भैंस बंधी हुई थी। ठीक, मैं जब उनके प्रचार के लिए गया तो मुझे जो है ना तमाम साथियों ने, जो अदर पार्टी के साथी, कहना भाई आप इनके प्रचार के लिए क्यों आए? मैंने कहा यही वो व्यक्ति है जो यहाँ की व्यवस्था को बदल सकता है, यही वो कार्यकर्ता है मेरा। तो आप सोचिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का बहुत सम्मान है, हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, ये सब जान छिड़कता है। ठीक है, इसलिए नहीं छिड़कते कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारे पास बहुत कुछ देने के लिए, नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक चीज सिखाने के लिए कि सही रास्ते पर चलो, संविधान सम्मत रहो। तो देश का विषय हो, प्रदेश का विषय हो, हर विषय पे विनय रतन जी ने अपनी बात रखी, और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के स्पष्ट संकेत तो नहीं दिए, हालांकि घुमा फिरा के बात बहुत सारी कह दी।